वेलकम टू लॉन्च पैड आईएएस। माय नेम इज सुमित शर्मा और हम बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ऑन दिस चैनल लॉन्च पैड आईएएस। एंड आज हम बात करने वाले हैं पेट्रोलियम कंट्रीज की एक माफिया ऑर्गेनाइजेशन का, बिकॉज समटाइम्स दे बिहेव लाइक अ माफिया। इंडिया को भी इसका बहुत नुकसान होता है। इन द पास्ट वी हैव ऑल्सो सफर्ड, हमारी इकोनॉमी ने भी इसका नुकसान उठाया है। सो क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन of the petroleum exporting countries? So organization of those countries जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती हैं और ये एक साथ आकर पूरे इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस को भी कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं इन देयर इंटरेस्ट। ऑब्वियसली वो ऐसा तो नहीं चाहेंगी कि जो हमारा हमसे तेल खरीदने वाली कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट के लिए क्या चीज बेटर होगी। और अनफॉर्चुनेटली ओपेक कंट्रीज जो हैं वो ये भी नहीं चाहती कि ऑयल सेलर्स जो ये कंट्रीज हैं और ऑयल परचेजिंग कंट्रीज दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट की जाए। सो दैट इज व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस और मिडल ईस्ट के अंदर जो टेंशंस बढ़ रही हैं, जो अक्सर हर कुछ महीने के बाद बढ़ती रहती। इंडिया इज ऑल्सो अ कंट्री जिसकी इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन द इंपोर्टेड एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द पेट्रोलियम। सो दैट इज वाई पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल ऑयल में जो इंस्टेबिलिटी आती है, इसके प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं। तो हमारी शेयर मार्केट से लेकर इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, गरीब लोगों के ऊपर जो असर होता है महंगाई का, इन सब चीजों के लिए ओपेक बहुत जरूरी है। सो वी आर गोइंग टू कवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज टुडे, ओपेक। इसी के साथ एक ओपेक प्लस नाम की टर्म भी अक्सर चर्चा में रहती है, तो ओपेक प्लस की भी हम डिस्कशन कर लेंगे आज ही इसी वीडियो के अंदर। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट द कोर्सेज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑनलाइन लाइव क्लासेस, यू कैन गिव अ कॉल ऑन दीज नंबर्स और यू कैन विजिट द वेबसाइट। चलिए जी, सो कब बनी थी ये ऑर्गेनाइजेशन? फुल फॉर्म आपको पता लग गई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये बनी थी 1960 में इन बगदाद कॉन्फ्रेंस। और किन कंट्रीज ने एक साथ आकर इसे बनाया था? सो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला। आई होप आपको ये मैप जो है उसमें इन कंट्रीज को स्पॉट करने में आसानी हो रही है। सो वीडियो के साथ आप अपने एटलस में भी देख सकते हो कहां पर ये कंट्रीज सिचुएटेड है। मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज दे आर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। अभी रिसेंटली हमने एक रिलेटेड वीडियो भी की थी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। वहां पर तेल बेचने वाली कंट्रीज तो थी, लेकिन उनका जो बेसिक कॉमन एजेंडा था वो तेल बेचना नहीं था, वो पर्शियन गल्फ के आसपास की कंट्रीज थी। इंटरनेशनल रिलेशंस नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपको मिल जाएंगी। तो ये एवरी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इज सो इंपॉर्टेंट। अगर आप जानते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, फिर तो ये आपके लिए बहुत ही बेसिक अवेयरनेस मानी जाएगी। इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दीज ऑर्गेनाइजेशंस, काइंडली watch every single video that is important for you, relevant for your exam in the playlist International Relations on this channel. तो आगे बात करते हैं 1960 में बड़ी बगदाद कॉन्फ्रेंस में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुला ये इसके इनिशियल मेंबर्स थे। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू मैनेज द सप्लाई ऑफ ऑयल एंड द प्राइसेस ऑफ ऑयल। नाउ सो मैनेज the supply of oil to set the price of oil in the world market. Now see, imagine करो एक एग्जांपल, बिकॉज ये इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर प्राइस डिसाइड होता है, एंड यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर नहीं चल रही है, आर्टिफिशियली अपने इंटरेस्ट में प्राइजेस को डिसाइड कर रही है, बिकॉज यहां पर कंपटीशन ही खत्म कर दिया गया। बहुत सारी जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज थी वो अगर आपस में कंपीट करती तो सस्ते से सस्ता, अच्छे से अच्छा तेल बेचती, और एक फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर दुनिया की इकोनॉमी चलती, तो तेल खरीदने वालों को होता फायदा। इन्होंने एक मोनोपोलिस्टिक काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट करने के लिए ही ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। इमेजिन कर रहे थे एक सिनेरियो जिसमें मान लेते हैं पूरी दुनिया में एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाता है, तो क्योंकि डिमांड जो है पूरी दुनिया की कम है, इन्वेस्टमेंट कम होती है, प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो जाती हैं, तो तेल की खपत कम होती है। जब तेल की खपत कम है, डिमांड कम है, तो प्राइसेस तो नेचुरली गिर जाएंगे। लेकिन ये क्या करते हैं? ये सप्लाई ही कट कर देते हैं। सभी आपस में बैठते हैं ऑन अ टेबल, दे डिसाइड कि डिमांड कम है, सप्लाई कम कर देते हैं, सो दैट प्राइसेस जो हैं वो इसी लेवल पर रहेंगे। ऑन द अदर हैंड, मान लेते डिमांड बहुत ज्यादा है एंड द प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑफ ऑयल दे आर गोइंग अप, फिर ये कम नहीं करेंगे। फिर ये ऐसा नहीं कहेंगे कि सप्लाई बढ़ा देते हैं टू फुलफिल द सप्लाई एंड मैच द डिमांड एंड सप्लाई गैप। नहीं, फिर ऐसा नहीं करेंगे।
फिर ये मैक्सिमम प्रॉफिट्स एक्सट्रैक्ट करने की उस सिचुएशन में भी कोशिश करेंगे। तो ये है ओपेक कंट्रीज। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है, टू अवॉइड फ्लक्चुएशंस दैट माइट अफेक्ट द इकोनॉमीज ऑफ बोथ प्रोड्यूसिंग एंड परचेजिंग कंट्रीज, बट mostly it has been seen that these OPEC countries, they work for the interests of the producing countries only, which they are. The headquarter is in Vienna, Austria. ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि हेडक्वार्टर्स जो है वो ऑस्ट्रिया में है, यूरोपियन कंट्री में है। और आगे हम डिस्कस करेंगे एशियन प्रीमियम के बारे में कि गरीब एशियन कंट्री से ज्यादा पैसा लिया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए जाएंगे, और वेस्टर्न कंट्री से, अमेरिका से, यूरोपियन कंट्री से नहीं किए जाएंगे। क्यों? वी विल डिस्कस दैट। The membership is open to any country that is a substantial exporter of oil. तो कोई भी कंट्री जो अच्छा खासा तेल एक्सपोर्ट करती है और सिमिलर प्रिंसिपल्स में मानती है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन सकती है। सो मेंबरशिप की अगर बात करें तो 2019 में इसके 14 मेंबर्स थे, आज ये 12 रह गए। व्हाट हैपेंस इज, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ वेस्टर्न कंट्रीज का पॉलिटिकल डिस्प्यूट हो जाता है तो उसे कुछ समय के लिए निकाल दिया जाता है, कोई आ जाता है, चला जाता है। यहाँ पर हम 14 मेंबर्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ताकि बाद में अगर कोई एंटर वापस कर जाता है तो वो भी आपको पता हो। अभी इक्वाडोर और एंगोला ये आपको मेंबर्स लिस्ट में नहीं दिखेंगे, अदरवाइज ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गेबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंगोला, इक्वाडोर, वेनेजुला, तो सभी के सभी जितने भी मेंबर्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं, they are either from the मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, एशिया की बात करें तो वेस्टर्न एशिया, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। यहां पर सबसे ज्यादा तेल का भंडार मिलता है, सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स आर प्रेजेंट इन दीज एरियाज, दैट इज व्हाई। सो ओपेक नेशंस दे प्रोड्यूस अबाउट 30% ऑफ वर्ल्ड्स क्रूड ऑयल, सो दैट इज व्हाई दे आर सच एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी के लिए जैसे जैसे दुनिया की इकोनॉमी इलेक्ट्रीफाई हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी, सोलर पावर विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंडिया इज आल्सो ट्राइंग टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन दीज कंट्रीज, तो इन कंट्रीज की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी कम होती रहेगी। सऊदी अरेबिया इज द बिगेस्ट सिंगल सप्लायर विद इन दिस ग्रुप, प्रोड्यूसिंग मोर देन 10 मिलियन बैरल्स अ डे। ये चेंज होता रहता है, बहुत डायनामिक कंसेप्ट है। सो मैं आपको बता रहा था एक एशियन प्रीमियम के बारे में कि क्यों ये एशियन कंट्री से कुछ ज्यादा पैसे लेते हैं, वेस्टर्न कंट्री से नहीं लेते। इसका एक कारण है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने सिंस 1940s 50s सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो इन सभी कॉलोनियल वेस्टर्न पावर्स ने यहां पर देशों को गुलाम रखा हुआ था, छोड़ना स्टार्ट किया, लेकिन छोड़ा इस तरीके से कि रिश्ते ऐसे रहें कि अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जाए। जब भी कोई कंट्री, कोई रूलर यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ कोई एक्शन लेता था या एक्शन लेता हुआ दिखता था, चाहे वो असल में ना ले रहा हो, तो इन्वेजन की भी अगर जरूरत पड़े तो भी वेस्टर्न कंट्रीज कर दिया करती थी, इन कंट्रीज में घुस जाया करती थी। द बिगेस्ट रीजन वाज उनका इंटरेस्ट इन द ऑयल ऑफ दीज कंट्रीज। अब एशियन प्रीमियम उन कंट्रीज से कम पैसे में उनको तेल बेचना, उसका एक कारण ये भी था जो कॉलोनियल पास्ट है, उसके तहत जो हिस्टोरिकल एग्रीमेंट साइन किए गए थे। फिर अब आप सोचोगे कि एशियन कंट्रीज क्यों पैसे ज्यादा दे रही हैं, चाइना, इंडिया इतने बड़े बड़े सप्लायर्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हो गई हैं इनकी, व्हाई आर दे पेइंग एक्स्ट्रा, बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव। बहुत कम ऑल्टरनेटिव्स हैं अभी। अफ्रीकन कंट्रीज दे आर डेवलपिंग देयर कैपेसिटी, धीरे धीरे अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज वो ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करने की काबिलियत बनाएंगी, बिकॉज बहुत गरीब देश हैं ये भी कॉलोनियल रूल के अंदर थे। दे वर नॉट हैविंग मच मनी, मैन पावर, टेक्निकल नो हाउ, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड डिमांड इंडिया और चाइना जैसी एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, एंड द इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। तो अगर हम ज्यादा मोल भाव करने की कोशिश करें और ये हमें तेल बेचना कम कर दें, बंद कर दें, अगेन एज आई टोल्ड यू, दिस इज अ गैंग, दिस इज अ माफिया, इन्होंने एक मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन ही क्रिएट करने के लिए सब किया है, तो अपने इंटरेस्ट को हार्म तो ये नहीं होने देंगे। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एशियन कंट्रीज इनके साथ साइन किए हैं और एशियन प्रीमियम उसमें इंक्लूडेड है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, मैंने आपको बताया कि यूएस और जो वेस्टर्न यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, जो फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स भी थे, जो दुनिया को रूल किया करते थे, डिफरेंट कंट्रीज को, अफ्रीका, एशिया, सदर्न अमेरिका, हर इलाके के ऊपर इनका कब्जा था। सो इनकी इन्फ्लुएंस अभी भी इस इलाके में बरकरार है। और ये जो डिफरेंट वॉर्स हमें दिखती हैं, तालिबान बनाने वाले अमेरिकन थे, जिहाद करवाने वाले, मुजाहिद बनाने वाले, आपने शायद एक वीडियो देखी होगी, हिस्ट्री ऑफ द अफगान सिविल वॉर, उसमें तालिबान कैसे बना, कैसे वेस्टर्न कंट्रीज ने बनाया, अलकायदा वगैरह, ये सब इनकी ही उपज है।
कैसे ये किसी भी कंट्री के अंदर इन्वेड कर दिया करते थे, कभी अफगानिस्तान में, कभी इराक में। इजराइल पैलेस्टीन की टेंशन भी कुछ हद तक वेस्टर्न कंट्रीज के इंटरफेरेंस की वजह से है। सो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस यहां पर इनको जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वेस्टर्न कंट्री से प्रीमियम चार्ज करना अलाउ नहीं करती। देन वन लॉजिक इज डिस्टेंस ऑफ दीज मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज is much more to Asia than it is to European countries. So European countries नजदीक हैं तो वहां पर कम खर्चा होता है, transportation cost is less. Historical context is that the long time whatever practices are going on from 40s, 50s, 60s they are now slowly changing because the oil producing countries जब तेल मिल गया था इन देशों को, ये बहुत पावरफुल हो गए, बहुत अमीर होना स्टार्ट हो गए। लेकिन हम जो एशियन कंट्रीज हैं, खासकर चाइना और इंडिया, वो अब राइज कर रहे हैं। नाउ वी आर बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर वेरी बिग मार्केट्स एंड ये सब कंट्रीज जितनी भी वेस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं ये बहुत कोशिशें करती हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स देना, वहां पे मंदिर बनवाना, इंडियन डायस्पोरा के लिए कुछ ना कुछ करना। नाउ ऑल दिस इज ट्राइंग टू हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया एंड ऑल्सो चाइना। तो आने वाले समय में शायद हम ये एशियन प्रीमियम देना बंद करेंगे। सो दैट इज वन एस्पेक्ट जो आपको ओपेक के बारे में पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ लास्ट चीज जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज ओपेक प्लस। ओपेक प्लस में क्या है, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो ओपेक का पार्ट तो नहीं है लेकिन वो भी कभी कभी कोऑपरेट करती हैं विद ओपेक। सो दैट इज व्हाई द टर्म ओपेक प्लस। इसमें 13 नॉन ओपेक कंट्रीज हैं जो ओपेक का मेंबर नहीं है। ये कौन सी कंट्रीज हैं? अजरबैजान, बहरीन, ब्रूनी, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान एंड सुडान। तो ये वो कंट्रीज हैं जो ओपेक का पार्ट तो नहीं है लेकिन ये भी अब मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज बनती जा रही हैं। सो दे ऑल्सो प्रोड्यूस 40% ऑफ द वर्ल्ड्स क्रूड ऑयल। अनदर वेरी पावरफुल ग्रुपिंग बट दे आर नॉट वेरी क्लोजली ऑर्गेनाइज। ये एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली लिंक नहीं है तो ये कई बार फैसले नहीं ले पाते। सो दैट इज ओपेक प्लस। नॉन ओपेक कंट्रीज दैट एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल दे आर टर्म्ड एज ओपेक प्लस कंट्रीज। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट ओपेक एंड ओपेक प्लस। ऐसी और वीडियोस मैंने आपको बताया, दे आर ऑलरेडी अवेलेबल इन डिफरेंट प्लेलिस्ट ऑन द चैनल, तो आप देख सकते हो। दैट इज ऑल फॉर टुडे। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।